जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे ग्रुप डी के साइंस क्वेश्चन के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हम ग्रुप डी के प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने 25 पेपर का सॉल्यूशन कर लिया है। अगर वो पीछे वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लास देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 9 दिसंबर को तीसरी पारी में जो पेपर हुआ था उसमें जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। अब इसमें आपको बोला गया है भी पुष्पी पादपों में बीजांड के अंदर नर और मादा, बीजांड के अंदर है वो नर और मादा युग्मकों का संलयन क्या कहलाता है भी। पहली बात तो ये है भी जो पुष्पी पादप होते हैं उसमें जनन कौन सा होता है भी। तो पुष्पी पादपों में जो जनन होता है वो आपका लैंगिक जनन होता है भी। लैंगिक जनन होगा। चीजें समझ में आ गई। दूसरी बात अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे पुष्पी पादपों के अंदर लैंगिक जनन के अंदर है वो पादप का कौन सा भाग, पादप का कौन सा भाग है वो कार्य करेगा, ये आपको बताना है। तो पादप का कौन सा भाग काम करता है या फिर कार्य करता है या फिर भाग लेता है, ये बताना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है भी पादप का लैंगिक जनन के अंदर वो कौन सा भाग है वो एक प्रकार से इसमें इनरोल होता है। तो आपका एक तो होता है जड़ नहीं, एक तो होता है आपका बीज, ठीक है, और दूसरा आपका होता है पुष्प यानी फूल। ये दो भाग होते हैं पादप के जो एक प्रकार से क्या है लैंगिक जनन के अंदर है वो इनरोल होते हैं। इनसे क्या है एक प्रकार से ये बोल सकते हैं लैंगिक जनन के अंदर भाग लेते हैं। देन उसके बाद में अलैंगिक जनन के अंदर है वो आपका जड़, पादप का जड़ है, तना है, ठीक है, और पत्ती, जड़ तना और पत्ती, ये है वो आपके अलैंगिक जनन के अंदर। ये आपके अलैंगिक जनन के अंदर है वो भाग लेते हैं भी, अलैंगिक जनन में भाग लेते हैं। ये चीज आप ध्यान में रखना, ग्रुप डी 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। देन उसके बाद में देखो भाई वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। तो जल की हानि, वाष्प के रूप में जल की हानि, वाष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है आपकी, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। वाष्पोत्सर्जन है वो आपका सजीव के अंदर होता है भी, यानी सजीव के अंदर, ये ध्यान में रखना, सजीव के अंदर वाष्प के रूप में जल की हानि होती है, उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और जो निर्जीव के अंदर जो एक प्रकार से पानी की जो हानि होती है, वाष्प के रूप में पानी की हानि होती है, उसे वाष्पीकरण बोलते हैं। ये चीज ध्यान में रखना भी, कई बार है वो दोनों ऑप्शन आ जाते हैं भी, वाष्पोत्सर्जन भी आ जाता है और वाष्पीकरण भी आ जाता है, वहां पे चक्कर पड़ जाता है भी। अब देखो भी उसके बाद में परागण किसे कहते हैं, पॉलिनेशन परागण किसे कहा जाता है। तो परागण है वो एक प्रकार से परागकोश से, याद रखना, परागकोश से। क्वेश्चन एएलपी 2024 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है परागण किसे कहते हैं। तो परागकोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है भी, परागण कहलाता है। ये चीज ध्यान में रखना, परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना, यानी ये तो है परागकोश है वो आपका पुष्प का एक प्रकार से नर जनन अंग है और उसके अंदर परागण होते हैं भी, ठीक है। और परागण की जो तुलना है वो शुक्राणु से की जाती है। और वर्तिकाग्र है ये आपका पुष्प का एक प्रकार से मादा जनन अंग हो जाएगा भी, ठीक है। तो वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है, आपका परागण कहलाती है। निषेचन है वो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं भी एक प्रकार से नर युग्मक का मादा युग्मक से
मिलना या फिर संलयन होना क्या कहलाता है, एक प्रकार से आपका निषेचन कहलाता है भी। अंकुरण है वो एक प्रकार से बीज का ये एक प्रकार से ये बोल सकते हैं बीज का जब अपन इसको मिट्टी के अंदर बीज का नमी में आने पर पौधे का निर्माण करना क्या कहलाता है भी आपका अंकुरण। यानी एक प्रकार से बीज को जब नमी के अंदर रखा जाता है तो वो बीज है वो एक प्रकार से नया पादप का निर्माण करता है भी, उसे ही अपन क्या बोलते हैं, अंकुरण कहते हैं। इसने क्या बोला है, बीजांड के अंदर वो नर और मादा युग्मकों का संलयन क्या कहलाता है, तो आपका निषेचन कहलाता है। सी जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखना पादप के अंदर वो बीजांड है वो आगे चल करके बीज का निर्माण करता है। बीजांड है वो बीज के अंदर बीजांड बीज बन जाएगा भी, और अंडाशय है वो आपका क्या बन जाता है, फल बन जाता है भी। और बीजांड के अंदर है वो क्या होता है, एक प्रकार से ये बोल सकते हैं मादा युग्मक होता है और नर युग्मक है वो उसको पहुंचाया जाता है मादा युग्मक तक, और वहां पे क्या होता है, संलयन होता है भी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रियाओं द्वारा विकसित हो जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। नाम से पता चल रहा है भी जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा है वो विकसित हो जाते हैं। एक होता है आपका जैव निम्नीकरण, एक होता है आपका अजैव निम्नीकरण। मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको बता दूं भी जैव निम्नीकरण जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते भी, यानी जैव निम्नीकरण क्या होते हैं, जो पर्यावरण को, यहां पे लिखो जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते, ठीक है, नुकसान नहीं पहुंचाते, पहली बात। दूसरी यहां पे इसे क्या बोलते हैं, अजैव निम्नीकरण, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हुए, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, पर्यावरण को क्या करेंगे भी, ये नुकसान पहुंचाएंगे, नुकसान पहुंचाते हैं। एग्जाम्पल देखो भी यहां पे जैव निम्नीकरण के एग्जाम्पल देख लो कौन कौन से है, तो सड़े गले पत्ते, ठीक है, सब्जियों के छिलके किस में आ जाएंगे, तो ये आपके सारे के सारे जैव निम्नीकरण के अंतर्गत आ जाएंगे। अजैव निम्नीकरण के अंतर्गत है वो आपका प्लास्टिक है, रबड़ है, ये आपका क्या है, एक प्रकार से अजैव निम्नीकरण के अंतर्गत आते हैं, और जो कि अपने पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं भी, ठीक है। ये पर्यावरण में लंबे समय तक नहीं बने रहते। सड़े गले पत्ते हैं, सब्जियों के जो छिलके हैं, उनसे है वो अपन क्या बना सकते हैं, एक प्रकार से खाद बना सकते हैं भी। इससे है वो अपन है वो उर्वरक या फिर ये बोल सकते हैं खाद बनाई जा सकती है, ठीक है, इससे है वो खाद बना सकते हैं भी, ठीक है। देन उसके बाद में धात्विक है वो एक प्रकार से धातु को बोला जाता है भी। धातु का गुण जिसमें पाया जाता है वो क्या कहलाती है, धात्विक कहलाती है। सिंथेटिक किसे कहते हैं, तो एक प्रकार से कृत्रिम जो मनुष्य ने लैब के अंदर तैयार किया है वो क्या है, सिंथेटिक यानी कृत्रिम होता है भी। एक प्रकार से कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, कृत्रिम रूप से बनाया गया। और कृत्रिम रूप से अपन क्या बना सकते हैं, तो कृत्रिम रूप से है वो अपन एक प्रकार से है वो प्लास्टिक बना सकते हैं भी। प्लास्टिक है, रबड़ है, ये कृत्रिम रूप से है वो अपन बना सकते हैं, इसको लैब के अंदर तैयार किया जाता है। तो सिंथेटिक के अंतर्गत ये आ जाए आपका। अब देखो भी वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित किए जाते हैं, यानी जैविक प्रक्रियाएं वो प्रक्रियाएं होती है जिसके द्वारा अपन पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते भी। यानी जैसे सड़े गले पत्ते हैं तो उससे है वो अपन खाद बना लेंगे, सड़े गले पत्तों से क्या है खाद बना लेंगे। तो ये है वो आपके एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा है वो अपन उसका अपघटन करेंगे ना, तो भी हमारे पर्यावरण के अंदर नुकसान नहीं पहुंचेगा भी। लेकिन जब प्लास्टिक और आपका जो रबड़ है उसका अगर अपन एक प्रकार से अपघटन करेंगे, तो पहली बात तो अपघटन होगा नहीं, और अगर अपघटन हो भी गया ना तो ये पर्यावरण के अंदर वो बहुत ज्यादा मात्रा में प्रदूषण फैलाएंगे भी। तो जो जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा है वो विघटित होते हैं उसे जैव निम्नीकरण कहते हैं, यानी इससे है वो पर्यावरण के अंदर है वो नुकसान है नहीं पहुंचेगा भी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, हाइड्रोजन परमाणु की अनुमानित त्रिज्या होती है। ये आपका जो 9th क्लास की साइंस की एनसीईआरटी है ना, उसके 3 नंबर चैप्टर के अंदर है वो ये एक सारणी दे रखी है। और यहाँ पे एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ उसकी, हज हीरे चिंटी से,
हज हीरे चिंटी से, ये इसकी ट्रिक है अभी। है से आपका बन जाएगा हाइड्रोजन, है से हाइड्रोजन, ठीक है, और जय से आपका जल बन जाएगा अभी, और उसके बाद में ही से आपका क्या बन जाएगा, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, और उसके बाद में रे से आपका रेत बन जाएगा, और उसके बाद में चिंटी से आपका चिंटी बनेगा, और शेर से आपका सेब बन जाएगा भी, हज हीरे चिंटी से। अब देखो भी हाइड्रोजन की वहां पे जो आपका एक प्रकार से अनुमानित त्रिज्या दे रखी है साइंस की एनसीईआरटी के अंदर, वो दे रखी है 10 की पावर -10, 10 की पावर -10 मीटर दे रखी है अभी, ठीक है। देन उसके बाद में जल की जो एक प्रकार से त्रिज्या दे रखी है वो 10 की पावर -9, 10 की पावर -9 मीटर दे रखी है। हीमोग्लोबिन की है वो 10 की पावर -8 दे रखी है अभी। देन उसके बाद में अगर मैं रेत की बात करूं तो 10 की पावर -4 दे रखी है। चिंटी की बात करूं तो 10 की पावर -3 दे रखी है, और सेब की जो त्रिज्या है वो 10 की पावर -1 दे रखी है अभी। ये मीटर के अंदर है अभी, ये आपकी 9th क्लास की जो साइंस की एनसीईआरटी है उसके अंदर दे रखा है अभी। हज हीरे चिंटी से ये आपका ट्रिक रहेगा। तो इसके अंदर हाइड्रोजन का तो पूछा ही जाता है अभी, हाइड्रोजन का इसके अंदर पूछ लिया, आपका एएलपी के अंदर भी पूछा गया था अभी, ठीक है। और ये आपका ये जो ग्रुप डी 2018 का पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था अभी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 1 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अभी। चीजें समझ में आ गई, 1-2 बार इसको देखोगे लिखोगे ना तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा भी, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। आगे देखो भी आप जब आप है वो एक बार भी, अब देखो भी जब आप शर्करा को जल में घोलते हैं तो क्या होता है भी, शर्करा है उसको जब आप जल के अंदर घोल दोगे तो क्या होगा। तो ये मैंने कल वाली क्लास के अंदर बताया था भी, एक विलयन 3 प्रकार के होते हैं, वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन विलयन। जब आप जल के अंदर नमक को घोल दो, जल के अंदर शर्करा को घोल दो, तो ये जल के अंदर वो घुल जाएगा भी, जल के अंदर है वो घुल जाएगा। तो ये आपका यानी एक प्रकार से जल में नमक, जल में नमक का घोल और जल में शर्करा, शर्करा का घोल, ये क्या है, वास्तविक विलयन है भी आपका। ये वास्तविक विलयन है जिसके अंतर्गत है वो आपका जो घोल है एक प्रकार से नमक है, वो जल के अणुओं के मध्य में जो स्पेस पाया जाता है, जो रिक्त स्थान पाया जाता है उसके अंदर है वो ये क्या हो जाएगा, घुल जाएगा भी। और अपन है वो एक प्रकार से जल और नमक को अलग अलग नहीं देख सकते भी, ठीक है ना। तो वो आपका क्या होता है, वास्तविक विलयन होता है भी। तो शर्करा जल के साथ अभिक्रिया करता है तो शर्करा जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा भी, एक प्रकार से ये बोल सकते हैं भी ये एक मिश्रण है भी, ये आपका क्या है, मिश्रण है। अभिक्रिया के अंदर वो मिश्रण नहीं बनता, अभिक्रिया के अंदर यौगिक बनता है भी। चीजें समझ में आ गई। उसके बाद में शर्करा के कण नीचे बैठ जाएंगे तो शर्करा के कण नीचे नहीं बैठेंगे, नीचे है वो निलंबन के कण बैठते हैं। निलंबन जो विलयन होता है अपना, उसमें है वो एक प्रकार से तली के अंदर जो पदार्थ होता है वो जम जाता है। देन उसके बाद में जल वाष्पित हो जाता है तो जल वाष्पित नहीं होगा, शर्करा के कण जल के कणों के बीच में जगह बना लेते हैं भी, और जो जल के कण हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है उस स्पेस के अंदर समा जाते हैं कौन, शर्करा के कण। तो इसी कारण है वो एक प्रकार से ये शर्करा के अंदर पूर्ण रूप से घुल जाएगा, और ये विलयन कौन सा है तो वो आपका वास्तविक विलयन हो जाएगा भी, उसको अपन अलग अलग नहीं देख सकते। आगे देखो भी नेक्स्ट है, ओम का नियम किस कंडीशन में मान्य है, ग्रुप डी 2018 के अंदर भी पूछा गया है भी। ओम का नियम है ना, आपको पता है भी ओम का नियम क्या है, तो आप बोलोगे वी समानुपाती आई, वी समानुपाती आई, यानी समानुपाती का जैसे ही निशान हटाएंगे तो कोई स्थिरांक आर आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी बराबर आई आर, वी बराबर आई आर, ये आपका क्या है, ओम का नियम है। पहली बात मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ओम का जो नियम लागू होता है वो चालकों पे लागू होता है, चालकों पर, चालकों का मतलब हो गया चालकों पर लागू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लागू, चालकों पर लागू होता है, यहां से चीजें आपके सब कुछ क्लियर हो जाएगी। देखो भी चालकों का मतलब होता है जिसमें धारा प्रवाहित हो, यानी ओम का नियम कहां पे लागू होगा, ओम का नियम चालकों के ऊपर, चालक किसे कहते हैं, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो, तो जिसमें धारा यानी विद्युत धारा प्रवाहित हो वहां पर है वो क्या होगा, वहां पे आपका ओम का नियम लागू होगा। देखो भी ऑप्शन कट कर दो। अब केवल स्थिर तापमान पर
धात्विक चालक यानी धातु और चालक यानी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है के लिए होता है। बिल्कुल सही बात है। किसी भी तापमान पर, देखो भी मैं एक चीज आपको बता देता हूं, आपको पता है भी यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास में, एक पे यहाँ पे धारा, ये प्रतिरोध आ रहा है। आपको पता है भी प्रतिरोध किसके ऊपर निर्भर करता है, आर है जो आपका प्रतिरोध है, ये किसके ऊपर निर्भर करता है? तो आप बोलोगे सर ये तो लंबाई के ऊपर भी निर्भर करता है। ये आपका क्या है, लंबाई पे भी निर्भर करता है। ये आपका एक प्रकार से अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल भी, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। और जो आपका प्रतिरोध है ये मेन तापमान के ऊपर भी निर्भर करता है। तापमान बढ़ाओगे तो आपका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, तापमान घटाओगे तो आपका प्रतिरोध घट जाएगा। अब देखो भाई यहाँ पे ये बोलता है भी किसी भी तापमान पर सभी सामग्रियों के लिए, तो सभी, पहली बात तो ये भी सभी सामग्रियों के ऊपर है वो आपका ओम का नियम लागू नहीं होगा। जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी उसी के अंदर होगा, पहली बात। दूसरी बात, किसी भी तापमान के ऊपर है वो आपका ओम का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि तापमान अगर चेंज होता है, तापमान स्थिर होना चाहिए, तापमान अगर चेंज होगा तो वहां पे प्रतिरोध चेंज हो जाएगा, और प्रतिरोध चेंज होगा तो वहां पे विद्युत धारा और जो आपका V का मान है वो भी चेंज हो जाएगा। भी प्रतिरोध, अगर ये मान लो भी तापमान चेंज हो गया तो प्रतिरोध चेंज होगा, और प्रतिरोध चेंज होते ही आपका विद्युत धारा और जो वोल्टता है वो चेंज हो जाएगी। और अगर ये चेंज होगी तो इसका मतलब है भी वहां पे जो V और I के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो एक प्रकार से क्या हो जाएगा, वो आपका एक प्रकार से गलत हो जाएगा। भी चीजें समझ में आ गई? तो इसीलिए अलग अलग या फिर विभिन्न तापमानों के ऊपर लागू नहीं होता। ये आपका एक प्रकार से क्या है, स्थिर तापमान पे, तापमान वहां पे क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। भी केवल उच्च तापमान पर, और इंसुलेटर, पहली बात ये इंसुलेटर क्या है, तो इंसुलेटर विद्युत का कुचालक होता है। भी ये याद रखना, ये क्या होता है, विद्युत का कुचालक, यानी यहां पे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता, कुचालक होता है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती इसके अंदर। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ओम का नियम लागू नहीं होगा। केवल अर्धचालकों पर, तो अर्धचालक का मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो मैंने क्या बोला है अभी, मैंने यही बोला भी चालकों के ऊपर लागू होता है, यानी जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होगी वहीं पे ही आपका ओम का नियम लागू होगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भी ठीक है, आगे देखो भी, अगर आपसे ये पूछ ले भी स्थिर तापमान पर, अगर आपसे पूछ ले भी स्थिर तापमान के ऊपर है वो आपका V और I के बीच में, यानी स्थिर तापमान पर ओम के नियम का प्रयोग करते हुए V और I के बीच में ग्राफ है वो किस रूप में होगा, तो वो एक सीधी सरल रेखा में होगा। भी यहाँ पे याद रखना, ये आपका इस प्रकार से बनेगा, ये आपका V मान लो, ये आपका I मान लो। जब तापमान स्थिर है ना, तो उसके अंदर जो आपका ओम का नियम है ना, वो उसमें जो एक प्रकार से ग्राफ बनेगा वो एक सीधी सरल रेखा के अंदर बनेगा। भी सीधी सरल रेखा के अंदर बनेगा इस प्रकार से, ये चीज है वो आप याद रखना। या फिर रेखीय, ये भी बोल सकते हैं, भी रेखीय होगा, ठीक है, रेखीय भी एक प्रकार से सीधी रेखा ही होगा, और या फिर स्ट्रेट होगा, ये भी बोल सकते हैं इसको। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी नारियल के हंसक में अधिकांशतः कौन सा पादप उत्तक पाया जाता है और मुख्य कार्य क्या है, और इसका मुख्य कार्य क्या है, ये आपको बताना है। देखो भी यहाँ पे एक चीज आपने नोट की, मैंने बहुत बार उत्तक के बारे में बताया था पीछे चैप्टरों के अंदर, जो प्रश्न आए थे उसके अंदर। देखो भी कोलेन कायमा है ना, कोलेन कायमा उत्तक है, ये नम्यता प्रदान करता है। नम्यता का मतलब होता है एक प्रकार से लचीलापन प्रदान करता है। लचीलापन प्रदान करता है, यानी जब अपन क्या करते हैं भी टहनी को खींचते हैं या फिर पत्तों को जब खींचते हैं तो वो टूटते नहीं है, वो एक प्रकार से क्या है, इस प्रकार से झुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें लचीलापन होता है। किसके कारण होता है? वो कोलेन कायमा के कारण होता है। यहाँ पे अपन कोलेन कायमा को एक प्रकार से ये भी बोल सकते हैं स्थूल कोण उत्तक। आपका क्या होता है? स्थूल कोण उत्तक। स्थूल कोण उत्तक के कारण है वो एक प्रकार से क्या पाया जाता है? नम्यता, लचीलापन पाया जाता है। नेक्स्ट है सकलरेन कायमा, इसे क्या बोलते हैं? दृढ़ोत्तक बोला जाता है भी। अब ये सामर्थ्य और दृढ़ता प्रदान करता है, और ये आपका जो सकलरेन कायमा है ये मर्त सेल का बना होता है भी, मर्त सेल से बना होता है, और ये एक प्रकार से क्या करता है? मजबूती प्रदान करता है भी। ठीक है, पौधे को मजबूती प्रदान करता है। जैसे बीज का जो सीड कोट होता है, बीज के जो बाहरी जो आवरण होता है उसमें क्या पाया जाता है? सकलरेन कायमा यानी दृढ़ोत्तक पाया जाता है। और जो आपका नारियल का जो बाहरी छिलका आपने देखा कितना मजबूत होता है रेशा, उसके अंदर भी क्या पाया जाता है? आपका सकलरेन कायमा पाया जाता है भी। ये क्या करता है? ये सामर्थ्य और दृढ़ता यानी मजबूती प्रदान करता है। उसके बाद में जाइलम है वो आपका एक प्रकार से ये आपका जटिल स्थायी उत्तक है भी। कौन सा? ये जटिल स्थायी उत्तक का भाग है भी।
जटिल स्थायी उत्तक है। ये चीज आप ध्यान में रखना, जाइलम और फ्लोएम दोनों जटिल स्थायी उत्तक होते भी, ठीक है। तो ये जल और खनिज लवणों का क्या करता है, वहन करता है, ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद में पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा वो भोजन का भंडारण करता है और पादप के अंदर यानी पादप में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला उत्तक, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला उत्तक कौन सा है, तो वो आपका एक प्रकार से ये हो जाएगा कौन सा, पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा वो पादप के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला उत्तक और सभी पादपों के अंदर पाया जाता है मेनली, ठीक है। ये क्या करता है, भोजन का भंडारण करता है, क्योंकि इनकी कोशिकाओं के बीच में रिक्त स्थान बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसमें जो कोशिकाएं होती है ना, ये जीवित कोशिकाओं से बना होता है और कोशिकाओं के बीच है वो कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान ज्यादा होता है और रिक्त स्थान ज्यादा होने के कारण है वो क्या करता है, ये एक प्रकार से भोजन का यहाँ पे भंडारण करता है, इकट्ठा करता है उसको। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। कोलेनकाइमा, सक्लेरेनकाइमा और पेरेनकाइमा ये किसके भाग है, ये तीनों के तीनों है वो आपके सरल, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, ये तीनों के तीनों है वो सरल स्थायी उत्तक के भाग है। सरल स्थायी उत्तक के भाग हैं और जटिल स्थायी उत्तक के भाग जाइलम और फ्लोएम ये क्या है, आपके जटिल स्थायी उत्तक के भाग है। जाइलम और फ्लोएम को सवन उत्तक भी बोला जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी लेंस सूत्र के रूप में दिया जाता है। लेंस सूत्र के बारे में आपको बताना है, मैं दोनों चीजें बता देता हूं, लेंस सूत्र और आपका दर्पण सूत्र। देखो भी, पहले अपन बात कर लेते हैं लेंस के बारे में, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। लेंस सूत्र कौन सा हो जाएगा, तो 1/f, एफ क्या होता है, फोकस दूरी होता है। 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/v माइनस में 1/u, ये लेंस सूत्र होता है। यानी फोकस दूरी f, v होता है प्रतिबिंब की दूरी और u होता है आपका बिंब की दूरी यानी वस्तु की दूरी। देन उसके बाद में यहाँ पे अगर मैं आवर्धन, लेंस में आवर्धन फॉर्मूला होता है, मैग्निफिकेशन जो फॉर्मूला होता है आवर्धन फॉर्मूला, तो वो क्या होता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। m बराबर क्या होता है, m बराबर होता है v/u, यानी यहाँ पे आपके पास प्रतिबिंब की दूरी बटा बिंब की दूरी क्या होता है, आपका मैग्निफिकेशन होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो इसके अंदर है वो एक प्रकार से अपन दर्पण की बात कर लेते हैं। यहाँ पे प्लस माइनस का चक्कर है और कुछ नहीं है भी। दर्पण के अंदर क्या हो जाएगा, तो दर्पण के अंदर है वो जस्ट 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/v प्लस में 1/u हो जाएगा भी। अब वही चीज है, f फोकस दूरी है, u यहाँ पे क्या है प्रतिबिंब की दूरी और v यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी और u है वो बिंब की दूरी यानी वस्तु की दूरी। उसके बाद में अगर मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन की अगर मैं बात करता हूँ, तो आवर्धन है उसको m से शो किया जाता है, ये भी चीज ध्यान में रखना, इसे m मैग्निफिकेशन से शो किया जाता है और ये आपका -v/u हो जाएगा भी। यानी यहाँ पे माइनस लगेगा, दर्पण के अंदर माइनस लगेगा, v वही होगा आपका प्रतिबिंब की दूरी और u है वो आपका बिंब की दूरी होगा भी। तो इसके अंदर देख लो भी, तो ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा भी। 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/v माइनस में 1/u, ये आपका क्या है लेंस सूत्र है, बी ऑप्शन हो जाएगा भी। इसमें पॉजिटिव यहाँ पे प्लस लगेगा और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस लगेगा, इसमें क्या है माइनस नहीं लगेगा भी। चीजें समझ में आ गई, ये प्लस माइनस का थोड़ा सा झंझट है इसके अंदर, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना भी। आगे देखो भी, 3 kg द्रव्यमान की एक गेंद को 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा है वो आपको ज्ञात करनी है भी। देखो भी, फॉर्मूला क्या होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी का, पीई पोटेंशियल एनर्जी, फॉर्मूला क्या होता है, तो mg और h होता है भी। m यहाँ पे क्या है, द्रव्यमान है, कितना है 3 kg है, और g यहाँ पे क्या है, तो आपको दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड उसके त्वरण एक प्रकार से, और जो आपका ऊंचाई दे रखी है वो कितनी है, 6 है, तो लगा दो भी। तो ये आपके पास m आ गया 3, ठीक है, इंटू g का मान 10 है और इंटू यहाँ पे ऊंचाई क्या है 6 है, तो 6 × 18 यानी 180 जूल आ जाएगा भी, 180 जूल आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका डी जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भी। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, जो आपका स्थितिज ऊर्जा होती है वो किसके ऊपर निर्भर करती है, तो ये आपकी द्रव्यमान, ये आपका क्या है द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है। द्रव्यमान व ऊंचाई पर निर्भर करती है, ये चीज आप ध्यान में रखना भी, ठीक है, क्योंकि ये ग्रुप डी 2024 के अंदर ही पूछा गया भी। द्रव्यमान और ऊंचाई दोनों के ऊपर निर्भर करती है आपकी स्थितिज ऊर्जा। अब देखो भी, जब ऊंचाई के अंदर जब आप है वो ऊपर की ओर h का मान जब
ऊंचाई में लेते हो तो वहां पे आप h का मान है वो पॉजिटिव लगोगे, ठीक है। ऊंचाई के अंदर है वो आप h का मान है वो पॉजिटिव लगोगे। अगर गहराई में अगर आप h का मान ले रहे हो गहराई के अंदर, तो वहां पे आपका h का मान है वो नेगेटिव आएगा। ये चीजें ध्यान में रखना। आगे देखो भी नेक्स्ट है, पुष्पीय पौधों में बीजों के निर्माण और परिपक्वता के ठीक बाद क्या होता है, ये आपको बताना है। बढ़िया क्वेश्चन है। अभी यहाँ पे देखना चीज, निषेचन क्या होता है। तो निषेचन एक प्रकार से ये होता है भी नर, एक प्रकार से नर युग्मक का, यही नर युग्मक का मादा युग्मक, नर युग्मक का मादा युग्मक से मिलना क्या कहलाता है भी, निषेचन होगा भी, निषेचन। और निषेचन के अंदर है वो क्या बनेगा, जाइगोट। निषेचन के अंदर है वो आपका क्या बनेगा, युग्मनज, युग्मनज यानी जाइगोट बनता है भी, ठीक है। उसके बाद में यहां पे अपन बात करते हैं बीज अंकुरण। अभी मैंने बताया था भी नम भूमि में बीज से पौधे का निर्माण है वो क्या कहलाता है आपका, एक प्रकार से बीज का अंकुरण कहलाता है भी। और परागण है वो अभी आपने चर्चा की है पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर भी, एक प्रकार से परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है भी, आपका परागण कहलाता है। ये चीज ध्यान में रखना। और ये आपका एक प्रकार से पूछा भी गया है एएलपी के अंदर। अब देखो भी बीज परिक्षेपण क्या होता है। बीज परिक्षेपण क्या होता है, तो जब यहां पे देखो भी पुष्पीय पौधे होते हैं उनके अंदर बीजों का निर्माण और परिपक्व हो जाता है। बीज एकदम पूर्ण रूप से उसका निर्माण हो जाता है और वो पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है, तो उसके बाद में कंडीशन आती है आपकी बीज प्रक्षेपण की। बीज प्रक्षेपण का मतलब होता है भी बीज का एक प्रकार से फैलना। भी पादप जो आपका एक प्रकार से ये पादप है, ये आपका क्या है, पादप है। और इस पादप के अंदर है वो एक प्रकार से बीज बन रहे हैं। अब यहाँ पे बीज बनेंगे तो ये पादप क्या चाहेगा, ये पादप ये चाहेगा भी हमारे जो बीज है ना उसका एक प्रकार से बीज का फैलाव हो, यानी वो बीज है वो यहीं पे मेरे पास में ना गिर जाए, मेरे पास में ना गिर जाए। आपके माता पिता आपके लिए क्या चाहते हैं भी, हमारे बच्चे हमारे तरह एक प्रकार से खेत के अंदर काम ना करे, बढ़िया तरीके से कोई नौकरी जॉब करे, यही चाहते हैं। यही भैया यहाँ पे बीज है इसका एक प्रकार से पादप का। अब ये क्या चाहेगा भी मेरा ये बीज है ना वो यहाँ पे ना गिरे और यहाँ पे ना गिर करके इस स्थान पे ना गिर के अब दूर दूर तक फैल जाए भी। यहाँ पे गिरेगा तो एक प्रकार से ये मान लो भी इन दोनों के अंदर है वो एक प्रकार से प्रतिस्पर्धा हो जाएगी भी, यानी इनको भी क्या है, खनिज की आवश्यकता, इनको भी नमी की आवश्यकता, जल की आवश्यकता है। अब एक ही स्थान पे जब वो गिर जाएंगे, यहाँ पे एक ही स्थान पे गिर जाएंगे तो वो सारे के सारे एक प्रकार से खनिज लवणों के लिए एक प्रकार से प्रतिस्पर्धा हो जाएगी भी उनके बीच के अंदर, ठीक है। तो ये जो बीज है ना पूर्ण रूप से अपने आप को परिपक्व एक प्रकार से ये बोल सकते हैं भी पूर्ण रूप से पौधे का रूप नहीं दे पाएगा भी। इसीलिए ये भाई साहब क्या चाहेगा, ये पौधा है ये क्या चाहेगा, तो ये चाहेगा भी ये जो बीज है ना उसका प्रक्षेपण हो जाए, यानी फैल जाए। प्रक्षेपण का मतलब होता है फैलना, एक प्रकार से ये बोल सकते हैं। प्रक्षेपण का मतलब होता है फैलना, यानी इनका जो फैलाव है वो एक प्रकार से दूर दूर तक हो जाए, ताकि उनको एक प्रकार से अपना नया पौधा बनाने के लिए है वो ये बोल सकते हैं भी अच्छी तरीके से वायु मिले, उनको अच्छे तरीके से वो एक प्रकार से सौर ऊर्जा मिले, सूर्य से ऊर्जा मिले और अच्छे प्रकार से उसको जल मिले, नमी मिले और वो अपने आप को एक प्रकार से ये बोल सकते हैं भी अच्छे तरीके से अपना पौधा तैयार करे भी, ये होता है। तो इसीलिए यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा भी पुष्पीय पौधों में बीजों के निर्माण और परिपक्वता के ठीक बाद है वो बीज प्रक्षेपण होता है, बीज का फैलाव होता है भी, ठीक है। आगे चलो मैं नेक्स्ट देखिएगा, ये आपके पास में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी है। बहुत बार बताया मैंने प्लाज्मा झिल्ली है वो आपको कहां पे देखने को मिलती है, तो ये आपका जंतु, याद रखना जंतु व पादप सेल में पाई जाती है, ठीक है, पाई जाती है। दूसरी बात ये है भी जंतु के अंदर तो ये पहली होती है, जंतु के अंदर तो ये पहली लेयर होती है, पहली लेयर, और पादप सेल के अंदर है ये दूसरी होती है। पादप सेल के अंदर है वो
दूसरी झिल्ली होती है अभी ये, क्योंकि पहली जो झिल्ली होती है पादप के अंदर है, वो पहली जो झिल्ली होती है वो कौन सी होती है, तो वो आपका कोशिका भित्ति होती है अभी, कोशिका भित्ति होती है। और कोशिका भित्ति है वो आपकी जंतु कोशिका के अंदर नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति है वो आपका सेलुलोज की बनी होती है, ये ध्यान में रखना भी, सेलुलोज की बनी होती है। और ये कैसी होती है भी, ये आपका जो कोशिका भित्ति होती है, ये आपकी क्या होती है, मर्त होती है। और इसकी जो खोज की थी वो एक प्रकार से ये बोल सकते हैं रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी। ये चीज़ें आप ध्यान में रखना। अब यहाँ पे बात करते हैं प्लाज्मा झिल्ली की। तो प्लाज्मा झिल्ली है वो आपका एक प्रकार से ये बोल सकते हैं लिपिड और प्रोटीन की है वो प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। और ये क्या होती है, तो ये आपके एक प्रकार से चयनात्मक पारगम्य होती है, चयनात्मक पारगम्य होती है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है भी, ये एक प्रकार से कुछ ही पादप को जो कुछ ही एक प्रकार से अणुओं को जो सिलेक्टिवली चयनात्मक होते हैं उनको ही क्या है ये अंदर बाहर जाने देती है भी, सभी पदार्थों को अंदर बाहर जाने नहीं देती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है ग्रुप डी 2024 के अंदर, करवा चुका हूं भी। प्लाज्मा झिल्ली है वो कुछ ही पदार्थों को अंदर बाहर क्यों जाने देती है, तो ये एक प्रकार से चयनात्मक पारगम्य होती है भी, यानी एक प्रकार से जो गिने चुने जो पदार्थ होते हैं ना उसी को ये अंदर बाहर जाने देती है, सभी पदार्थों को अंदर बाहर नहीं जाने देती। और जो भी इसके अंदर बाहर जाता है एक प्रकार से वो एक प्रकार से विसरण और यहाँ पे विसरण और प्राशन विधि के द्वारा जाता है भी। विसरण और प्राशन के द्वारा, विसरण है उसके द्वारा है वो अपन ये बोल सकते हैं वायु, एक प्रकार से ऑक्सीजन हो गया आपका, ऑक्सीजन है, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आपकी विसरण प्रक्रिया के द्वारा जाता है। और जो आपका प्राशन है, प्राशन प्रक्रिया के द्वारा है वो जल अंदर बाहर जाता है भी। इसमें चीजें समझ में आ गई क्या, तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा भी, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना भी निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप युग्मक का उदाहरण नहीं है, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया प्रतिक्रिया युग्म का उदाहरण नहीं है भी। क्रिया प्रतिक्रिया कौन सा है, तो क्रिया प्रतिक्रिया है वो आपका थर्ड नियम है भी। थर्ड नियम कोई किसका है भी, थर्ड नियम है ये आपका न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। तो यहाँ पे देखो भी, तैराक पानी को पीछे की ओर धकेलता है, तो ये तो हो गया क्रिया, ये तो क्या होगी क्रिया भी, तैराक ने पानी को पीछे की ओर धकेलता है तो तैराक ने पानी के ऊपर क्रिया कर रहा है, तो ये तो क्रिया होगी। और पानी तैराक को क्या है आगे की ओर धकेलता है, जिसके कारण तैराक पानी में तैर रहा है, तो ये कौन सी होगी, तो ये आपकी प्रतिक्रिया होगी भी, ये आपकी क्या है प्रतिक्रिया होगी। तो ये तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, बिल्कुल सही है, तीसरे नियम का पालन कर रहा है। उसके बाद में बंदूक पीछे हटती है और गोली आगे की ओर चलती है। जब हमने क्या है भी रिवॉल्वर से या फिर बंदूक से गोली चलाई, तो गोली के ऊपर हमने क्रिया की, तो गोली तो आगे की ओर भागेगी, तो गोली के ऊपर तो क्या हुई है क्रिया हुई है, तभी गोली है वो आगे की ओर जा रही है। और फिर गोली ने क्या है भी, जब आगे भागते भागते वो पीछे की ओर भी एक बल लगाया जो कि बंदूक के ऊपर लगा और वो हमारे कंधे पे लगा, वो आपकी क्या है, तो वो आपकी प्रतिक्रिया भी, वो आपकी क्या है प्रतिक्रिया है। तो ये भी क्या है प्रतिक्रिया पे क्रिया प्रतिक्रिया पे कार्य कर रहा है भी। देन उसके बाद में यहाँ पे बल्ला है वो गेंद पर बल लगाता है और गेंद बल्ले पर बल लगाती है। तो यहाँ पे देखो भी, जब क्या है भी बंदा जो आपका बल्ला है वो क्या करेगा, इस प्रकार से गेंद के ऊपर बल लगाएगा और गेंद है वो बल्ले के ऊपर बल लगाएगी, तो वो आपका क्या है, यहाँ पे भी क्या है, ये भी क्या है क्रिया और प्रतिक्रिया का बल है भी, क्रिया और प्रतिक्रिया का यहाँ पे नियम है। लेकिन इसमें देखो भी, कार पर इंजन का बल लगता है, कार के ऊपर है वो इंजन का बल लगता है और कार आगे की ओर दौड़ती है। ये आपका नियम है वो आधा अधूरा है। कैसे भी, कार पर इंजन का बल लगता है, इंजन क्या है, ईंधन के द्वारा है वो एक प्रकार से क्या है घूमता है, ईंधन के द्वारा गोल घूमता है, और वो टायरों को क्या करता है गोल घुमाता है भी। और टायर जब गोल घूमते हैं तो उसका एक प्रकार से घर्षण बल है वो पृथ्वी के ऊपर लगता है भी, और फिर वही पृथ्वी है वो टायरों के ऊपर घर्षण बल लगाती है, जिसके कारण है वो गति होती है और वो आगे की ओर जाता है। अब यहां से आपके पास में भी कार पर जो इंजन का जो बल है ना, यहाँ पे क्या है यांत्रिक ऊर्जा भी है, ये एक प्रकार से यांत्रिक ऊर्जा बोल सकते हैं।
यांत्रिक ऊर्जा ये गोल घूम रही है, ये यांत्रिक ऊर्जा है, और फिर कार आगे की ओर बढ़ती है। अब इसमें इस प्रकार से होना चाहिए था भी जो आपके टायर हैं, गाड़ी के जो टायर है वो गोल घूम रहे हैं, और गाड़ी के जो टायर है वो एक प्रकार से किस पे बल लगा रहे हैं, पृथ्वी पे, धरती पे, ठीक है, जमीन के ऊपर बल लगा रहे हैं, तो वो तो एक क्रिया होगी। और फिर उसके विपरीत के अंदर है वो पृथ्वी ने घर्षण बल के द्वारा है वो उसके ऊपर बल लगाया, तो यहाँ पे क्या होगी, गति होगी, और वो क्या है, आपकी गाड़ी है वो आगे की ओर दौड़ पड़ी। तो वो तो आपकी क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो गया। लेकिन यहाँ पे बीच में इसने इंजन दे दिया, तो इंजन का तो काम भैया गोल घुमाना है, इंजन का काम तो गोल घुमाना है, और वहां पे आगे क्या है, कार आगे की ओर बढ़ती है, तो ये चीज है वो आदि है आपकी, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये सी जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी, ठीक है। और न्यूटन की गति का तीसरा नियम है ना, उसे अपन क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं। और उसके बाद में अपन बात करते हैं फर्स्ट नियम, न्यूटन की गति का जो फर्स्ट नियम है, फर्स्ट जो आपका नियम है उसे अपन क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम बोलते हैं। ये भी चीज आपने ध्यान में रखना, जड़त्व का नियम कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद में अपन है वो सेकंड नियम, ये क्वेश्चन पूछा गया भी, सेकंड नियम का है वो ये पूछा गया है, विसंवेग में परिवर्तन की दर है वो किसके समानुपाती होती है, ये आपका एएलपी के अंदर ही पूछा गया और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में पूछा गया भी। तो याद रखना सेकंड नियम के अनुसार है वो संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है भी, बल के समानुपाती होती है। जितना आप बल लगाओगे उतना ही ज्यादा वो आपके संवेग के अंदर परिवर्तन होगा भी, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना है, ये आपका साइंस का एनसीईआरटी कोर्स है भी, साइंस का एनसीईआरटी कोर्स है जिसके अंतर्गत है वो आपको 9th और 10th की साइंस की एनसीईआरटी है वो लाइन टू लाइन है वो आपको यहाँ पे सॉल्यूशन दिया जा रहा है विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में आपको ये चीजें समझाई जा रही है। आपको पता है भी आप रेलवे के अंदर चाहे रेलवे ग्रुप डी, एएलपी या फिर टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड किसी का भी पेपर उठा लो, उसके अंदर जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो लाइन टू लाइन है वो साइंस के एनसीईआरटी से आपको देखने को मिलेंगे भी, सारे के सारे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन है वो साइंस के एनसीईआरटी से बाहर नहीं है। तो क्यों ना हम भी बढ़िया तरीके से साइंस की एनसीईआरटी को तैयार करें। तो उन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपका ये साइंस का एनसीईआरटी कोर्स है वो बनाया गया है। इसके ऊपर 2-3 क्लासें आपके लिए डेमो के रूप में रखी गई है, तो वो क्लासें आप देखोगे तो इस कोर्स के बारे में है वो आप बेहतर जान पाओगे भी। तो जो भी दोस्त अगर यहाँ पे विजिट करना चाहता है, जुड़ना चाहता है साइंस के एनसीईआरटी कोर्स से, तो वो हमारी टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और इसके ऊपर है वो आपको ये साइंस का एनसीईआरटी कोर्स मिल जाएगा भी। अगर आप ये चाहते हैं भी साथ में हमें ये सॉल्यूशन पीडीएफ भी मिल जाए, देन उसके बाद में क्लासों की पीडीएफ मिल जाए, टेस्ट सीरीज भी मिल जाए, तो उनके लिए है वो एक हमारे पास में कॉम्बो कोर्स है जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन है, इस एप्लीकेशन के सब्सक्रिप्शन के अंतर्गत है वो अगर कोई बंदा जुड़ता है तो उसको सारे के सारे कोर्स है वो आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे। साइंस का जो एनसीईआरटी कोर्स है वो भी इसके साथ में मिलेगा, और जितनी भी टेस्ट सीरीज है चाहे वो एनटीपीसी की हो, एएलपी की हो, ग्रुप डी की हो, सारी की सारी आपके लिए क्या है अनलॉक रहेगी भी। और जितने भी नोट्स की पीडीएफ है वो भी सारी की सारी आपके लिए अनलॉक रहेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर की पीडीएफ है वो भी आपके लिए अनलॉक रहेगी, और जितनी भी यूट्यूब पे जो क्लासें लग रही है उन सभी की पीडीएफ आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, और जितनी भी पेपर सॉल्यूशन की पीडीएफ है वो भी आपके लिए अनलॉक रहेगी भी। और इनकी जो वैलिडिटी रहेगी वो 12 महीने की रहेगी भी। 12 महीने की वैलिडिटी के साथ में आपको ये ऑफर दिया जा रहा है, तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो इस ऑफर का लाभ उठा सकता है। बाकी आप पे कोई प्रेशर नहीं है, जो आपको अच्छा लगे वो कीजिएगा भी। चलिएगा क्वेश्चन के ऊपर लेके चलता हूँ। अब इसके अंदर है वो आपको यहाँ पे ये रहा अपना क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने कल वाली क्लास के अंदर बढ़िया तरीके से बताया था भी। कार्बन लंबी श्रृंखला बना सकता है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है तथा दर्शाता है। मैंने आपको चीजें बताई थी भी, जब अगर दोनों आए ना ऑप्शन के अंदर तो दोनों को करना है, अगर अलग अलग पूछे ना तो वहां पे श्रृंखला का गुण दर्शाना है भी आपको। देखो भी पहली बात तो ये है भी कार्बन के मध्य में एक श्रृंखला का गुण पाया जाता है। एक इस प्रकार से ये क्या है, अपने कार्बन है वो अन्य अपने परमाणु कार्बन से जुड़ करके है वो एक श्रृंखला लंबी चेन के रूप में बना सकता है भी, लंबी चेन यानी श्रृंखला बना सकता है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा यहाँ पे इसका नियम ये होता है भी, कार्बन 6 नंबर पे आता है, परमाणु क्रमांक कितना है कार्बन का, 6 है। अब इसमें आपको 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो पहली कक्षा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, दूसरी कक्षा के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब भैया मुश्किल यहाँ पे ये आती है भी 4, अभी
यहाँ पे कार्बन है वो क्रिया क्यों करेगा, तो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए। अब स्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या होता है भी, बाहरी कक्षा के अंदर है वो 8 इलेक्ट्रॉन होने जरूरी है। अब ये अपने 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए क्या करता है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो 8 हो जाएगा, या फिर ये 4 का 4 त्याग दे तो 8 हो जाएगा। अब दोनों ही कंडीशन में सेम ऊर्जा की आवश्यकता होती है भी, यानी ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है भी, त्यागेगा तो भी ज्यादा ऊर्जा चाहिए और ग्रहण करेगा तो भी ज्यादा ऊर्जा चाहिए। तो भैया ये है वो एक प्रकार से यहाँ पे शाणा सुंदर बन जाता है। और ये क्या करता है, ये भैया न तो त्यागेगा और न ही ग्रहण करेगा, ये साझेदारी करता है भी। और साझेदारी करके ये क्या कर लेता है भी, एक प्रकार से इनकी जो अन्य जो परमाणु होते हैं उनसे क्या है एक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, दो दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। इसीलिए है ये क्या है अपने यहाँ पे संयोजकता कंप्लीट कर लेता है। और इसकी जो संयोजकता पाई जाती है कार्बन की, वो क्या पाई जाती है, 4 संयोजकताएं होती है भी। इसकी जो संयोजकताएं होती है वो 4 होती है, यानी इसके 4 हाथ हैं। ये चतुसंयोजक है, 4 हाथ होने के कारण और श्रृंखला का गुण पाए जाने के कारण है वो एक प्रकार से क्या है, ये लंबी श्रृंखला बना सकता है भी। और दूसरा है वो एक प्रकार से मजबूत बॉन्ड भी बनाता है भी। और वो किसके कारण बनाता है, तो वो उसका छोटा रूप है भी, छोटा आकार के कारण। छोटा आकार के कारण है वो ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन पकड़ लेगा भी, ठीक है ना। इसका आकार छोटा है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है भी, एक प्रकार से क्या है, त्यागेगा नहीं। क्योंकि इसमें एक प्रकार से ये बोल सकते हैं भी, जो आपका नाभिक है, प्रोटॉन है, आकार छोटा है। पहले तो ये मान लो भी इतना सा है, कोई परमाणु है वो इतना सा है, तो इसमें जो प्रोटॉन धनात्मक होते हैं, धनावेश होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को पकड़े रखते हैं। और किसी का आकार ये मान लो इतना बड़ा है, तो यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसको पकड़ा रखना क्या है, मुश्किल है। अगर किसी का आकार इतना सा है तो अगर ये मान लो भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो उसको पकड़े रखेगा भी ये आपका नाभिक, क्योंकि नाभिक के अंदर प्रोटॉन होते हैं। तो छोटे आकार के कारण है वो उसमें क्या है, एक प्रकार से बॉन्ड भी क्या है, मजबूत पाए जाते हैं, जिसके कारण वो क्या है, श्रृंखला का गुण बना सकता है भी। और एक दूसरी है वो यहाँ पे क्या है, चतुसंयोजकता भी होती है भी। इसमें जो संयोजकताएं होती है वो क्या होती है, 4 संयोजकता होती है भी, संयोजकता, जिसे अपन क्या बोलते हैं, चतुसंयोजकता होती है। तो इसमें संयोजकता और श्रृंखला का गुण, ये देखो भी दोनों एक ही ऑप्शन के अंदर है, तो आप दोनों को करोगे भी, ठीक है। उसके बाद में ग्रुप डी 2018 के अंदर ये भी क्वेश्चन पूछा गया है भी, कार्बन के बाद में किसके पास में श्रृंखला का गुण पाया जाता है, तो वो आपका कार्बन के बाद में, यहां पे देखना, कार्बन के बाद सिलिकॉन में श्रृंखला का गुण पाया जाता है भी, श्रृंखला का गुण पाया जाता है, ये चीज आप नोट करना। और सिलिकॉन है वो अपने परमाणु के साथ, कितने परमाणु के साथ यहाँ पे श्रृंखला दर्शा सकती है, तो 7 से 8, यानी 7 से 8 परमाणु के साथ में है वो श्रृंखला का गुण दर्शा सकती है भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बताना भी, यदि ध्वनि तरंग की काल अवधि t है तो 1/t क्या दर्शाता है। आपको पता है भी काल अवधि t, यानी यहाँ पे आवर्तकाल, ये क्या है आपका आवर्तकाल है भी, ये याद रखना, ये आपका आवर्तकाल है। और एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बताऊंगा मैं, यानी आवर्ती बराबर क्या होता है, आवर्ती बराबर है वो होता है 1/आवर्तकाल, 1/आवर्तकाल होता है भी, ये फॉर्मूला होता है, ये चीज आप ध्यान में रखना। तो आवर्तकाल बराबर क्या हो जाए, 1/आवर्ती। तो यहाँ पे आपको बताना, तो 1/t क्या होगा, यानी 1/t, t किसको बोलते हैं, t है वो आप आवर्तकाल को बोलोगे, ये 1/t है, तो इससे अपन क्या बोलते हैं, आवर्ती बोलते हैं भी। यानी आवर्ती बराबर क्या होता है, 1/आवर्तकाल होता है, ये फॉर्मूला है। इसने यही बोला यदि ध्वनि तरंग का काल अवधि t है तो 1/t क्या दर्शाता है, तो वो आवर्ती को दर्शाएगा भी। और आवर्ती को किस में मेजर किया जाता है, तो HZ हर्ट्ज के अंदर मापा जाता है भी, ठीक है। 1 मिनट भी, लाइट चली गई है। अब देखो भी, यहां पे आवर्ती के बारे में मैंने आपको बता दिया बे, आवर्ती है वो आवर्तकाल की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है भी। देन उसके बाद में अपन बात करते हैं तरंग दैर्ध्य क्या होती है भी, ठीक है। थोड़ा सा तरंग दैर्ध्य के बारे में बात कर लेते हैं भी। जो आपके एम्पलीट्यूड, जो आयाम होते हैं, जो आपके आयाम होते हैं, उन दो आयामों के बीच की सीधी दूरी है वो आपकी क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य कहलाती है। जैसे ये आपके क्या है, ये आपका सुरंग है, इन दो सुरंगों के बीच में या फिर दो आयामों के बीच की जो सीधी दूरी है वो क्या कहलाती है, आपकी तरंग दैर्ध्य कहलाती है, तरंग दैर्ध्य। या फिर जो दो गर्त मान लो, दो गर्त के बीच की सीधी दूरी,
ठीक है, ये दो गर्त है तो इनके बीच की जो सीधी दूरी होती है वो क्या कहलाती है, आपकी तरंगदैर्ध्य कहलाती है। एम्पलीट्यूड है वो आयाम है, एम्पलीट्यूड इसे अपन क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं। और आयाम है वो किसके समानुपाती होता है, तो आयाम है वो आपकी प्रबलता के, प्रबलता, आयाम है वो प्रबलता के समानुपाती होता है। जितना ज्यादा आयाम होगा, आयाम क्या होता है, तो एक प्रकार से कंपन का या फिर कण का माध्य स्थिति से विचलन, कण का माध्य स्थिति से विचलन है वो आपका क्या कहलाता है, एक प्रकार से आयाम कहलाता है। और जितना ज्यादा आयाम होगा उस ध्वनि की प्रबलता उतनी ही ज्यादा होगी भी। जैसे यहाँ पे एम्पलीट्यूड ये लिखो, ये आपके पास में है, तो इसकी जो आयाम है वो माध्य स्थिति से जो विचलन है वो एक प्रकार से कम है और इसका क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पे आपके पास में ये जो ध्वनि है वो मृदु ध्वनि है, भी मृदु ध्वनि है, एक प्रकार से ये बोल सकते हैं भी कमजोर ध्वनि है। और ये प्रबलता ध्वनि है, ये जो ध्वनि आपकी क्या है, प्रबलता है। वेग है वो आपका एक प्रकार से ये बोल सकते हैं भी ध्वनि का चाल, ध्वनि की चाल है वो आपका एक प्रकार से चाल हो जाएगी या फिर वेग हो जाएगी। एक फॉर्मूला और होता है, वो फॉर्मूला भी मैं आपको बता देता हूँ। पीछे यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था उसी फॉर्मूले पे, और दोबारा से मैं आपको याद करवा देता हूँ भी। आपको पता है आवर्ती बराबर क्या होता है, आवर्ती बराबर होता है तरंग का वेग, तरंग का वेग बट्टे आपके पास में क्या होता है, तरंगदैर्ध्य, तरंगदैर्ध्य, ये एक फॉर्मूला होता है। और ये पीछे में आपको ऐसे ही बता के गया था अभी, और 2-3 दिन के बाद में पेपर कर रहे थे, उसके अंदर है वो इसी फॉर्मूले के ऊपर है वो एक क्वेश्चन आ गया। तो ये दोबारा से याद कर लो, आवर्ती बराबर क्या होता है, तरंग का वेग बटे क्या होता है, तरंगदैर्ध्य होता है। अब इसमें आवर्ती निकालने बोले तो इन दोनों से आवर्ती निकाल सकते हैं, तरंगदैर्ध्य ज्ञात करने का बोले तो तरंगदैर्ध्य अपन ज्ञात कर सकते हैं, और तरंग का वेग अगर आपको पूछे तो वहां पे आप तरंग का वेग भी ज्ञात कर सकते हो भी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। आवर्ती के जो आपका एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड होता है यानी आयाम होता है वो प्रबलता के समानुपाती होता है भी, ये चीज ध्यान में रखना। और आवर्ती होती है ना, आवर्ती ये समानुपाती किसकी होती है, तो ये आपका पिंच या फिर तारतो, पिंच या फिर तारतो के समानुपाती होती है। ये चीज भी आप ध्यान में रखना भी, जितनी ज्यादा आवर्ती होगी उस ध्वनि की उतनी ही ज्यादा पिंच या फिर तारतो होगा भी। ठीक है, आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसके अंदर है वो आपका, यानी यहां पे क्या पूछा है, 1/T यानी आवर्ती हो जाएगा भी, 1/T ये दे रखा है, ये पूछा है आवर्ती, आवर्ती बराबर 1/, आवर्तकाल होता है। ठीक है, आगे देखो भी, नेक्स्ट है, इसमें बताना भी, यदि कोई विद्यार्थी सांद्रित अम्ल में तेजी से जल मिलाता है तो क्या होने की संभावना होगी भी। देखो भी, आपके पास में अम्ल है और उस अम्ल के अंदर है वो आप क्या कर रहे हो, उसके अंदर है वो आप जल मिला रहे हो भी, उसके अंदर क्या कर रहे हो, जल मिला रहे हो। अब यहाँ पे ये आपको कभी बोला ही नहीं जाता भी अम्ल के अंदर आप जल मिलाओ, ये कभी बोला ही नहीं जाता। और दूसरी बात वो क्या, तेज गति से मिला रहा है, तो तेज गति से मिलाएगा, जब अम्ल के अंदर है वो जल मिलता है तो वहां पे कौन सी अभिक्रिया होती है, तो वहां पे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। और उतनी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसे कहते हैं, वह अभिक्रिया जो होने के बाद में ऊर्जा उत्पन्न करे, वह अभिक्रिया जो उत्पन्न यानी संपन्न होने के बाद में क्या है, ऊर्जा उत्पन्न करे। और इतनी ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होगी कि आपका जो अम्ल है ना वो उस पात्र से बाहर आ जाएगा भी, आपका जो अम्ल है वो जिस पात्र में रखा गया है उस पात्र से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और आपके हाथ जलने की संभावना है वो 100% बनी रहेगी भी। और इतनी भी ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है कि आपका जो पात्र जिसके अंदर हमने अम्ल रखा है वो पात्र भी आपका क्या हो जाए, टूट जाए। क्योंकि कभी भी सलाह नहीं दी जाती भी अम्ल के अंदर आप जल मिलाओ, हमेशा यही बोला जाता है जल के अंदर आप अम्ल मिलाओ, वो भी बहुत ही एक प्रकार से कम मात्रा के अंदर मिलाते जाओ। साथ में क्या है, आप यहाँ पे जल को इस प्रकार से हिलाते रहो, क्योंकि उसमें क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। और ऊष्माक्षेपी के अंदर है वो इतनी तीव्र होती है भी, ऊर्जा इतनी ज्यादा मात्रा में बनती है भी, आपका जो एक प्रकार से जो पात्र होता है ना वो भी गर्म हो जाता है और वो भी टूटने की संभावना होती है भी। और जो आपका जो प्रोडक्ट है वो आपका क्या है, बाहर आ सकता है भी, और हाथ जलने के चांसेस है वो 100% बन जाते हैं भी। ठीक है ना, तो ये अभिक्रिया कौन सी होती है, तो ये अभिक्रिया आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है भी, जिसके कारण ये चीजें होती है भी। तो विलयन अस्फलित हो सकता है यानी बाहर आ सकता है, और दग्ध का कारण बन सकता है यानी जलने का कारण बन सकता है। तो ये बात बिल्कुल सही है भी, तो बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विलयन ठंडा नहीं होगा भी, ठंडा विलयन का मतलब क्या हो गया अभी, यहाँ पे ऊष्मा ठंडा विलयन तभी हो सकता है जब उसमें क्या है, ऊष्मा शोष्य अभिक्रिया हो, ऊष्मा शोष्य अभिक्रिया हो। तो ऊष्मा शोष्य अभिक्रिया नहीं हो रही, यहाँ पे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो रही है भी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा,
अगला क्वेश्चन है भी ठोस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सत्य है, ये आपको बताना है भी। देखो ठोस के संदर्भ में ठोस का निश्चित आकार होता है क्या? बिल्कुल होता है भी। ठोस का निश्चित आकार होता है और निश्चित ही आयतन होता है भी। ठोस के अंदर निश्चित आकार होता है और निश्चित आयतन होता है। और स्थिर दृढ़ता यानी दृढ़ता एक प्रकार से मजबूती, यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं? मजबूती उसकी क्या है? एक प्रकार से स्थिर रहती है, एक प्रकार से हिलती नहीं है भी। एक प्रकार से ये बोल सकते हैं भी जितना जो ठोस होता है उसकी मजबूती उतनी बनी रहेगी भी। एक प्रकार से बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर है वो आपको उस पर प्रेशर लगाना पड़ेगा, तब उसकी जो दृढ़ता है वो उसका आकार है वो आप चेंज कर सकते हो भी। नहीं तो ठोस के आकार निश्चित रहते हैं, चेंज नहीं होते। आयतन भी निश्चित रहता है और उसकी दृढ़ता यानी उसकी मजबूती है वो भी निश्चित ही रहेगी भी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ठोस के अंदर है वो एक प्रकार से ये यहाँ पे दृढ़ता पाई जाती है। उसके बाद में द्रव के अंदर और उसके बाद में गैस के अंदर है वो एक प्रकार से ये बोल सकते हैं दृढ़ता बहुत ही कम होती है भी। ठीक है, तो ठोस के कणों के मध्य में जो एक प्रकार से ये बोल सकते हैं भी यहाँ पे गैप या फिर स्पेस है वो क्या है? बहुत ही कम होता है भी। और इसमें थोड़ा ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा जो स्पेस पाया जाता है वो आपका किस में पाया जाता है? गैस में पाया जाता है। ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है। द्रव का आकार निश्चित नहीं होता भी, इसका आयतन निश्चित होता है भी। इसका आयतन निश्चित होता है। ठीक है, इसका आकार है वो जिस भी पात्र में इसको रखेंगे वो उसी का आकार ले लेगा भी। आकार है वो अनिश्चित है भी, इसका अनिश्चित है। और इनके दोनों ही क्या है? अनिश्चित है भी। अनिश्चित होते हैं दोनों ही, यानी आकार और आयतन दोनों ही क्या होते हैं? इसके अनिश्चित होते हैं, कोई निश्चित नहीं होता भी। चीजें समझ में आ गई? आगे चलूं मैं तो इसमें दोनों यानी आपका ए भी सही है, बी भी सही और सी भी सही है, तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। आगे देखो भी नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? एक दिन बताया था मैंने आपको, तंत्रिका तंत्र पढ़ा रहा था उस समय बताया था मैंने। देखो भी न्यूरॉन को क्या बोलते हैं? तो तंत्रिका उत्तक की, यहाँ पे देखना तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई, तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो न्यूरॉन को बोला जाता है। ये चीज आप ध्यान में रखना भी। तो न्यूरॉन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेशी तंतु है ये आपके एक प्रकार से पेशी कोशिका में पाए जाते हैं भी। और ये भी इतने लंबी नहीं होती भी। ये जो आपकी लंबी होती है वो लगभग 1 मीटर होती है भी। 1 मीटर यानी ये बोल सकते हैं भी 3 फीट लंबी होती है। और मानव शरीर में सबसे लंबी जो कोशिका है वो आपकी कौन सी है? ये न्यूरॉन है भी। अगर अपन बात करते हैं भी सबसे बड़ी कोशिका की, अगर मैं बात कर लूँ मानव शरीर में मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी सेल कोशिका कौन सी है? तो वो है अंडाणु। ठीक है, और उसके बाद में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो वो हो जाएगी कौन सी अभी? तो ये आपका सबसे छोटी कोशिका है वो शुक्राणु हो जाएगा अभी। ठीक है, और सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो वो हो जाएगा तंत्रिका तंत्र है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भी। ठीक है, तो इसमें आपका अस्थि कोशिकाएं हैं वो ठोस होती है भी। ये आपकी क्या होती है? अस्थि यानी हड्डी होती है, ठोस होती है। और अस्थि को अस्थि से कौन जोड़ता है भी? ये भी ध्यान में रखना, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अस्थि को अस्थि से जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये समान है, दोनों समान है। तो सह से समान, सह से स्नायु, तो स्नायु या फिर इसे अपन बोलते हैं लिगामेंट कहा जाता है भी। ठीक है, बिंबाणु है वो रक्त का थक्का बनाती है भी। ये रक्त का थक्का बनाती है, यानी रक्त को बहने से रोकने का कार्य कौन करती है? तो बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स करती है भी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। पेशी तंतु पेशी कोशिका में पाया जाता है। और पेशी कोशिका है पेशी तंतु पेशी उत्तक में पाया जाता है भी। पेशी उत्तक के अंदर पाया जाता है। और पेशी उत्तक के कारण है वो हमारे शरीर में गति होती है भी। हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी कौन सी पेशी होती है? तो वो पेशी उत्तक होती है भी। क्योंकि
इसके अंदर है वो क्या पाया जाता है, इसके अंदर है वो प्रोटीन पाया जाता है भी, सिकुड़ने वाला प्रोटीन पाया जाता है भी, जिसके कारण है वो सिकुड़ता है और फैलता है, जिसके कारण है वो हमारे शरीर के अंदर है वो गति होती है भी। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक के रूप में परिभाषित किया जाता है भी। फॉर्मूला होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक का। यहां पे देखो भी निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक को म्यू के द्वारा शो किया जाता है, और निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, निर्वात में, याद रखना, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे क्या होती है, बट्टे आपके पास में होती है यहाँ पे माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। और इसे अपन ये भी लिख सकते हैं शॉर्ट के अंदर, यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक म्यू, म्यू बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है, निर्वात में प्रकाश की चाल को सी से लिखा जाता है, और माध्यम में प्रकाश की चाल है वो आपका क्या होता है, वी होता है भी, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है भी, कितनी होती है, तो निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, यानी सबसे ज्यादा है वो प्रकाश की चाल किस में होगी, निर्वात में होगी। माध्यम में प्रकाश की चाल है वो कम होती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है भी, निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान हमेशा होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान, ये क्वेश्चन ग्रुप डी 2024 के अंदर पूछा गया भी, फरवरी के अंदर जो पेपर हुए थे ना उसके अंदर पूछा गया था। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान हमेशा कितना होता है, हमेशा कितना होता है, तो 1 से ज्यादा होता है भी, ये ध्यान में रखना, 1 से ज्यादा होता है। क्यों होता है ये मैं आपको बता देता हूं। देखो यहाँ पे देखो भी, जब आप बड़ी संख्या के अंदर छोटी संख्या का भाग देते हो तो 1 से ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा मान। यहाँ पे देखो निर्वात के अंदर प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है, तो ये ऊपर वाला मान हमेशा सबसे ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि निर्वात के अंदर प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर होती है, और माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है भी। सबसे ज्यादा मान चाल किस में होगी, निर्वात में, तो सबसे ज्यादा मान तो ऊपर ही आएगा। और जो आप भाग दे रहे हो वो क्या है, वो आपका मान छोटा है भी, भाग दोगे वो हमेशा मान छोटा ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो बड़ी संख्या के अंदर छोटी संख्या का भाग देंगे तो यहाँ पे मान हमेशा 1 से ज्यादा आएगा। ये चीज आप ध्यान में रख लेना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान हमेशा होता है तो वो 1 से ज्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहां पे आप बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दे रहे हो भी। ठीक है, तो एक माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है, एक माध्यम में दूसरे माध्यम में नहीं होता, निर्वात में होता है। एक माध्यम में प्रकाश की चाल और वायु में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। माध्यम में प्रकाश की चाल, निर्वात में, ये रहा, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है और माध्यम में प्रकाश की चाल है वो कम होती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। निरपेक्ष अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है ये C/V। ठीक है, आगे चलूं मैं, नेक्स्ट सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। आगे देखो भी नेक्स्ट है, पौधों पर आक्रमण करने के लिए कीट पीड़कों द्वारा उपयोग नहीं किए जाने वाले तरीके की पहचान करो भी। इनमें 3 मुख्य रूप से तरीके होते हैं, कीट है वो किस प्रकार से हानि पहुंचा सकता है। पहला है भी वो जड़ के अंदर हानि पहुंचा देगा, मूल की यानी जड़ है उसमें हानि पहुंचाएगा भाई, उसको काट करके जड़ को काट देगा तो पौधे को हानि पहुंचाई जाएगी। नेक्स्ट तने को, अगर कोई कीट है वो तने को काट देता है तो भी तने को हानि होगी, और पत्ती को काट देगा तो भी हानि होगी। तो यानी जड़ को, तने को और पत्ती को, इन तीनों को काट करके पौधे को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये नुकसान पहुंचाने का क्या है, कारण है, यानी इससे है वो नुकसान पहुंचा सकता है। उसके बाद में तने पर विसर्पण करके, इसको एक बार मैं होल्ड पे रखता हूं। आगे देखो भी, कोशिका रस चूस करके, ये भी बिल्कुल सही बात है भी, यानी यहाँ पे भी क्या है, पीड़क यानी कीट ऐसे भी होते हैं जो एक प्रकार से कोशिका का रस, कोशिका का जो रस है वो यहाँ पे उसको चूसेंगे और उसके बाद में क्या है उसको सुखा देंगे भी कोशिका का जो रस है उसको चूस लेंगे और उसके बाद में उस कोशिका को सुखा देंगे तो पौधे को हानि होगी। और तने और फलों के छिद्र, तने हैं उसमें छिद्र कर देंगे भी, और फल होते हैं जो फल लगे होते हैं उन फलों के भी छिद्र कर देंगे तो भी पौधे को नुकसान होगा। अब देखो विसर्पण का मतलब क्या होता है, विसर्पण का मतलब होता है एक प्रकार से गमन करना, यानी गमन करना, या फिर ये मैं बोलूं भी आप उस रास्ते से गमन कर रहे हो, आप उस रास्ते से गमन कर रहे हो तो वो आपका एक प्रकार से तने के माध्यम से चलकर जाना। अगर कोई कीट है वो तने के माध्यम से चलकर जा रहा है या फिर तने के ऊपर टहल रहा है
तो वो क्या करेगा, वो एक प्रकार से उस पादप को नुकसान नहीं पहुंचा सकता भी। नुकसान काट करके पहुंचा सकता है, चूस करके पहुंचा सकता है, छिद्र करके पहुंचा सकता है, लेकिन जब वो क्या है एक तने के माध्यम से क्या है उस पादप के ऊपर टहल रहा है, तो उस समय है वो आपका ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये आपका 9th क्लास की साइंस की एनसीईआरटी जो आपका 12 नंबर चैप्टर है उसके अंदर से उठाया गया है भी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विसर्पण का मतलब होता है गमन करना। ठीक है, आगे देखो भी, नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना भी एस्कों के अपद्रव्यों को हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया जानी जाती है। अपद्रव्यों का मतलब होता है गेंग, और जो गेंग जैसी अशुद्धि है, गेंग जैसी जो अशुद्धि है उसको हटाना, यानी गेंग अशुद्धि कौन सी हो जाएगी, मिट्टी, मिट्टी, कंकड़ पत्थर, कंकड़ पत्थर, ऐसी जो ऐसक से जो ऐसक के अंदर जो मिट्टी है, कंकड़ पत्थर है, ऐसी जो अशुद्धि होती है उसको हटाने की जो क्रिया है वो एक प्रकार से अपद्रव्य, वो अपद्रव्य होते हैं, और उसको किस प्रकार से हटाया जा सकता है वो आपको बताना है भी। तो यहाँ पे आप गेंग को है ना एक प्रकार से ये बोल सकते हैं भी, आप गेंग को भौतिक और रासायनिक विधि के द्वारा हटा सकते हैं। भौतिक व रासायनिक, भौतिक व रासायनिक विधि, और भौतिक व रासायनिक विधि कौन कौन सी हो जाएगी इसमें, ठीक है, भौतिक और रासायनिक विधि है वो कौन कौन सी हो जाएगी, तो गुरुत्वीय, गुरुत्वीय, गुरुत्वीय पृथक्करण, पृथक्करण, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि है, और उसके बाद में झाग पलवन विधि हो जाएगी भी। ठीक है, और यहाँ पे गुरुत्वीय चुंबकीय, चुंबकीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि हो जाएगा, निक्षालन हो जाएगा भी, निक्षालन, निक्षालन की विधि हो जाएगी। ये जो विधियां हैं इसके द्वारा है वो आप आवश्यक होते हैं उनके अपद्रव्यों को, यानी उनकी गैंग को, या फिर ये बोल सकते हैं मिट्टी, कंकड़ पत्थर जैसी जो अशुद्धि है उसको हटा सकते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं यहाँ पे भर्जन क्या है। तो भर्जन है वो एक प्रकार से जो सल्फाइड अयस्क होते हैं, सल्फाइड, सल्फाइड अयस्क को, सल्फाइड अयस्क होते हैं, सल्फाइड जो अशुद्धि होती है, सल्फाइड के रूप में जो अशुद्धि होती है उसको क्या करना है आपको, उसको है वो एक प्रकार से वायु की या फिर ऑक्सीजन की, वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में अलग करना, अलग करना, एक प्रकार से ये बोल सकते हैं भी शुद्ध धातु प्राप्त करना, शुद्ध धातु प्राप्त होती है इससे। ठीक है, अयस्क से कंकड़ पत्थर मिट्टी है ये अलग नहीं होता इससे। देन उसके बाद में प्रीस्करण है ना, प्रीस्करण है वो आपकी एकदम लास्ट यहाँ पे एक प्रकार से एकदम शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए लास्ट जो विधि होती है ना वो आपकी प्रीस्करण विधि होती है भी। चीजें समझ में आ गई भी, आपने धातु प्राप्त कर ली, आप जो भर्जन से धातु प्राप्त करे वो एकदम शुद्ध नहीं है। अब उसको एकदम शुद्ध प्राप्त करने के लिए है वो लास्ट में जो विधि आती है वो आपकी प्रीस्करण होती है भी। लेकिन धातु अयस्क से प्राप्त की जाती है, धातु है वो अयस्क से प्राप्त की जाती है और अयस्क से धातु प्राप्त की जाती है। तो ये तो आपकी क्या है, प्रीस्करण तो सबसे लास्ट में होती है, प्रीस्करण है वो सबसे लास्ट में होती है, यानी सबसे शुद्ध धातु प्राप्त करना, सबसे शुद्ध धातु, सबसे शुद्ध धातु प्राप्त करना, ये है वो किससे होता है, प्रीस्करण विधि से होता है। सबसे अंत में, सबसे अंत में होने वाली, सबसे अंत में होने वाली क्रिया, क्रिया क्या कहलाती है, क्रिया होती है कौन सी, प्रीस्करण विधि होती है भी। ठीक है, लेकिन अयस्क से आप गेंग और जो मिट्टी कंकड़ पत्थर ये हटा रहे हो, ये तो आपकी सबसे स्टार्टिंग की विधि है, तो इससे तो आप अलग नहीं कर सकते। प्रगलन का मतलब क्या होता है, प्रगलन का मतलब एक प्रकार से ये हो सकता है भी आप उसको पिघाल करके, एक प्रकार से अयस्क को पिघाल करके उससे शुद्ध धातु प्राप्त करना, अयस्क को पिघाल करके उससे शुद्ध धातु प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, आपका प्रगलन कहलाता है भी। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सांद्रण हो जाएगा भी। सांद्रण है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। सांद्रण के माध्यम से है वो आप अयस्कों से अपद्रव्य जो आपके मिट्टी है, जो कंकड़ पत्थर है, उसको आप है वो सांद्रण विधि से है वो आप अलग कर सकते हो। सांद्रण विधि में आपकी ये आ जाती है भी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे चलो मैं नेक्स्ट देखिएगा, किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में प्रत्येक तत्वों के परमाणु की कुल संख्या होती है। बताओ भी, कोई संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब अपन क्या करते हैं भी, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करती हैं, यह क्वेश्चन पूछा गया है। याद रखना, द्रव्यमान नियम का पालन करने के लिए,
द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करने के लिए है वो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे समीकरण को संतुलित करते हैं। जैसे अपन ने बात कर ली भी MgO, यहाँ पे मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ में अपक्रिया करवा दी मैंने, मैग्नीशियम की है वो ऑक्सीजन के साथ में अपक्रिया करवा दी तो क्या बनेगा, MgO बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। अब ये बताओ मेरे को भी यहाँ पे ये समीकरण है वो संतुलित है क्या, नहीं है। तो द्रव्यमान संरक्षण का पालन करने के लिए, द्रव्यमान संरक्षण का पालन ये है भी, द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये बोलता है भी जितना द्रव्यमान, यहाँ पे द्रव्यमान एक प्रकार से जितना द्रव्यमान अभिक्रिया होने से पहले था उतना ही द्रव्यमान है वो अभिक्रिया होने के बाद में होना चाहिए भी। द्रव्यमान को नष्ट नहीं किया जा सकता भी, द्रव्यमान को क्या है, नष्ट नहीं किया जा सकता, जितना पहले था उतना ही बाद में होगा भी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भी, ये आपका क्या है, मैग्नीशियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे आपका क्या है, मैग्नीशियम तो 1 है लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, तो ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे मैग्नीशियम आपका 2 हो गया, मैग्नीशियम 2 हो गया, तो यहाँ पे आपको मैग्नीशियम 2 बनाना पड़ेगा। तो ये आपकी क्या है, समीकरण क्या है, संतुलित है। तो संतुलित समीकरण है, तो यहाँ पे आपके पास में इसने क्या बोला है भी, किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में प्रत्येक तत्वों के परमाणु की कुल संख्या दोनों ओर बराबर होती है। यहाँ पे परमाणु की कुल संख्या देख लो भी, यहाँ पे मैग्नीशियम के कितने परमाणु है, 2 है, यहाँ पे कितनी है, 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 है, यहाँ पे कितनी है, 2 है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये देख लो भी, दोनों पक्षों में बराबर होती है क्या, दोनों पक्षों के अंदर है वो द्रव्यमान संख्या है वो दोनों की क्या होती है, परमाणुओं की कुल संख्या, परमाणुओं की कुल संख्या। यहाँ पे 2 परमाणु है, यहाँ पे भी मैग्नीशियम के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 2 परमाणु है। तो परमाणुओं की जो कुल संख्या है वो बराबर होगी, और जब परमाणुओं की संख्या कुल बराबर होती है तो वहां पे द्रव्यमान की भी संख्या बराबर होगी भी। यहाँ पे मैग्नीशियम के 2 परमाणु है, मैग्नीशियम का यहाँ पे जितना द्रव्यमान है, यहाँ पे देख लो भी जितना आपका उत्पाद केंद्र होगा, क्योंकि उत्पाद में भी क्या है, 2 परमाणु है, तो परमाणुओं की संख्या बराबर होगी तो ऑटोमेटिक ही आपकी क्या है, द्रव्यमान संख्या बराबर हो जाएगी। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखना, द्रव्यमान संरक्षण का पालन करने के लिए है वो रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं, यहाँ पे संतुलित करते हैं भी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, एक विद्युत बल्ब 8 मिनट तक 0.15 एम्पियर विद्युत धारा कर्षित करता है, इस दौरान परिपथ में कितना विद्युत आवेश प्रवाहित होता है, ये आपको बताना है। देखो भी, यहाँ पे अपन बात करते हैं, एक फॉर्मूला होता है, Q बराबर होता है IT, Q बराबर क्या होता है, IT होता है, ये फॉर्मूला होता है भी। Q कलाम होता है, बराबर में आपको I कितना है, 0.15 है, तो ये लो भी 0.15 इंटू T कितना है, तो T आपका 8 मिनट है, इसको सेकंड में चेंज कर लो, तो 8 इंटू 60 भी, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करवा दो, पॉइंट हटाओ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा भी। 0 से आप 0 कैंसिल कर दो, 15 को 5 से काट दो, 5 2 10 और 5 3 15, 2 से काटोगे ये 4 बार कट जाएगा, 4 3 12 और 12 6 72, तो आपके पास में कितना आएगा भाई, 72 गुलाम आ जाएगा भाई, 72 गुलाम आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका डी जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। तो साथ साथ में क्लासों को भी लाइक करो भी, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक करो भी, और जो भी चैनल पर नया है, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको भी। तो जल्दी से क्लासों को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर लेके चलता हूँ। अब इसके अंदर आपको बताना भी, जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसमें त्वरण किस कारण से होता है। देखो भी, यहाँ पे चुंबकीय बल है ना, वो चुंबकीय वस्तुओं पे लगता है, ये ध्यान में रखना भी। चुंबकीय बल कहाँ पे लगता है, तो वो आपका चुंबकीय वस्तुओं पर लगता है, ये चीज आप ध्यान में रख लेना भी, ठीक है। चुंबकीय बल कहाँ पे लगता है, तो चुंबकीय वस्तुओं पे लगेगा भी। नेक्स्ट है वो घर्षण है, वो एक प्रकार से घर्षण 2 वस्तुओं के मध्य में लगता है भी। घर्षण है वो 2 वस्तुओं के संपर्क में आने पर, 2 वस्तु जब आपस में संपर्क में आएगी ना, संपर्क में आने पर घर्षण बल लगता है भी, घर्षण बल लगता है, ये चीज आप ध्यान में रखना है। अब जब वो कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है, अब उस पे घर्षण किस चीज का है भी, घर्षण किस चीज का है। दूसरी बात ये भी मान ले भी घर्षण लगता है भी, घर्षण उसमें लगे तो वहां पे तो आपका वेग कम होगा भी। घर्षण क्या करता है, वेग को कम करता है भी। घर्षण
जैसे वायु है उनका, ये मान लो भी हमारे वातावरण के अंदर वायु है, इसने बोल नहीं रखा भी निर्वात में गिरा रहे हैं, वातावरण के अंदर वायु है, तो वायु से आपका क्या होगा, वायु से है वो आपका एक प्रकार से वेग है वो कम होगा, वेग है वो कम होगा। और ये क्या है, ये त्वरण, यानी उसमें त्वरण किस कारण से होता है, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, वेग के अंदर है वो परिवर्तन की दर, तो ये तो त्वरण के विपरीत है भी। वहां पे आपकी एक प्रकार से जो वस्तु है वो घर्षण लगेगा तो वस्तु रुक जाएगी, एक प्रकार से रुक भी सकती है, तो ये तो त्वरण के एक प्रकार से विपरीत में है, ठीक है। उसके बाद में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल और वायु प्रतिरोध, वायु प्रतिरोध वो भी एक प्रकार से घर्षण ही है भी, ये भी क्या है, ये भी आपका त्वरण के विपरीत है, त्वरण के विपरीत है। यहां पे देखो भी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, वहां पे आपका फिर त्वरण नहीं होगा, यहां पे आपका क्या हो जाएगा, यहां पे आपका मंदन हो जाएगा भी, यहाँ पे क्या हो जाएगा मंदन, क्योंकि वायु का प्रतिरोध होगा तो उसके वेग के अंदर है वो कम, उसकी वेग के अंदर कमी आएगी, और वेग के अंदर कमी आएगी तो त्वरण कम होगा, त्वरण कम होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, फिर मंदन बोलेंगे उस चीज को। यहाँ पे देखो भी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, जब कोई वस्तु है वो अपन क्या कर रहे हैं, नीचे की ओर गिरा रहे हैं, नीचे की ओर गिरा रहे हैं, यहाँ पे आपकी पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी है, और ये क्या है, वस्तु है। अब वस्तु जैसे जैसे नीचे की ओर आएगी तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल है ना वो ज्यादा लगेगा भी, गुरुत्वाकर्षण बल हाइट पे कम होता है, आपको पता है भी चंद्रमा पे 1/6 होता है, और जैसे जैसे वस्तु है वो नीचे की ओर आती जाएगी, पृथ्वी की ओर जैसे जैसे आती जाएगी उस पर गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लगता जाएगा, और गुरुत्वाकर्षण बल जैसे लगेगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल है वो नीचे की ओर लगता है भी, हमेशा क्या है, नीचे की ओर, नीचे की ओर, और जब गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लगेगा तो वहां पे वेग में परिवर्तन आएगा भी, और वेग में परिवर्तन आएगा तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा, त्वरण बढ़ेगा भी, वहां पे आपका त्वरण है वो बढ़ेगा, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। इसी के कारण है भी जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसमें त्वरण किसके कारण उत्पन्न होता है, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है जो कि वस्तु को अपनी ओर खींचता है, जिसके कारण वेग में परिवर्तन होता है, और वेग में परिवर्तन की दर को ही अपन क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं भी, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। याद रखना त्वरण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है भी, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -v/u/t, ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है ज्ञात करने का। v होता है अंतिम वेग, u होता है प्रारंभिक वेग, और t होता है आपका लिया गया समय। आगे देखो भी नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ निरोधक उपकरण या तरीका एड्स जैसे यौन संचारित रोग को फैलने से रोकता है। देखो भी कॉपर टी है ना, ये महिला की योनि में लगाई जाती है भी, या फिर ये बोल सकते हैं गर्भाशय में लगाई जाती है भी, ये महिला की योनि, या फिर योनि नहीं अपन ये बोलेंगे गर्भाशय में, ठीक है, ये महिला के गर्भाशय में लगाई जाती है। ये ओनली फॉर क्या है, ये ओनली फॉर क्या करती है, तो ये ओनली फॉर निषेचन रोकती है भी, ये निषेचन रोकती है, एड्स नहीं रोकती भी, ये एसटीडी नहीं रोकती, ये चीज आप ध्यान में रख लेना, क्योंकि कॉपर टी होता है वो एक प्रकार से टी आकार का, ये एक प्रकार से टी आकार का होता है इस प्रकार से, और ये महिला के यूट्रस गर्भाशय के अंदर लगाया जाता है। तो इसमें क्या होते हैं, कॉपर आयन होते हैं भी, इसमें क्या होते हैं, कॉपर आयन होते हैं भी, और ये क्या करते हैं, कॉपर आयन है ना, ये है वो एक प्रकार से शुक्राणुओं की गति को कम कर देते हैं भी, शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु की गति को कम करते हैं, ठीक है, और शुक्राणु की गति को कम करते हैं, जिसके कारण है वो शुक्राणु है वो अंडाणु को विभेद नहीं कर पाता भी, क्योंकि निषेचन कब होता है, जब शुक्राणु है वो अंडाणु को पूरी तरह से विभेद कर जाए। अब यहां पे गति कम हो जाएगी तो शुक्राणु को विभेद कर नहीं पाएंगे, जिसके कारण है वो निषेचन नहीं होगा भी, और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस बोलते हैं भी, फेगोसाइटोसिस कहा जाता है। ये चीज आप ध्यान में रख लेना भी, ये क्वेश्चन पूछा गया है ग्रुप डी 2022 के अंदर। फेगोसाइटोसिस किसे कहा जाता है, तो जिसके अंदर एक प्रकार से शुक्राणुओं की गति, यानी कॉपर आयन के अंदर कॉपर टी होता है, उसमें कॉपर आयन होता है जो शुक्राणुओं की गति को कम कर देता है और निषेचन नहीं होता है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट है वो आपके पास है पुरुष नसबंदी या फिर नीलबंदी, तो ये आपका एक प्रकार से वेसक्टोमी होता है, ये इसे बोलते हैं वेसक्टोमी कहा जाता है।
अब इसके अंदर भी क्या होता है, अभी इसमें पुरुष नसबंदी के अंदर है वो निषेचन नहीं होगा। अभी पहली बात ये है भी एक प्रकार से शुक्राणु हैं वो योनि में नहीं आ पाएंगे, भी योनि में नहीं आ पाएंगे। लेकिन ये आपका एक प्रकार से ये है भी, ये भी एसटीडी को नहीं रोक पाएगा। भी ये भी क्या है, एसटीडी को नहीं, ये आपका ओनली फॉर निषेचन को रोकेगा। भी निषेचन नहीं होगा। भी नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो मौखिक गोलियां ये क्या करती है, तो ये अंडाशय से अंडाणु को नहीं निकलने देती, यानी अंडाशय से अंडाणु को बाहर नहीं आने देती। भी अंडाशय से अंडाणु को बाहर नहीं आने देगी, जिसके कारण वो निषेचन नहीं होगा। भी तो इससे भी निषेचन नहीं होगा। सारी की सारी निषेचन रोकने की प्रक्रिया है ओनली फॉर कंडोम है ना, ये क्या है, दोनों प्रक्रियाएं रोकेगा। भी कंडोम क्या करेगा, एक तो एसटीडी से बचाव करेगा, अभी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है उससे भी बचाव करेगा, और दूसरी बात है वो ये आपका एक प्रकार से क्या है, निषेचन को भी रोकेगा, यानी वीर्य को अंडाशय तक नहीं जाने देगा। भी ठीक है, अंडाशय तक, या फिर ये भी बोल सकते हैं भी यहाँ पे गर्भाशय तक नहीं जाने देगा। भी इट्स ओके। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें बताना भी जब कोई पक्षी ऊपर की ओर उड़ता है तो अपने पंख नीचे की ओर फड़फड़ाता है, तो कौन सा कथन इनमें से सम्मिलित बलों का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। दो क्रियाएं हो रही है इसके अंदर, आप देख रहे हो, पक्षी उड़ेगा, पंखों को नीचे की ओर फड़फड़ाएगा, यानी पक्षी ने क्या किया, हवा के ऊपर, जो हवा है वातावरण के अंदर जो वायु है उसके ऊपर बल लगाया, उसके ऊपर क्रिया की, और फिर वायु ने उनके पंखों के ऊपर फिर क्रिया की, तो वहां पे प्रतिक्रिया, वायु ने वापस क्रिया की, उसे बोलते हैं प्रतिक्रिया की, जिसके कारण आपका जो एक प्रकार से पक्षी है वो उड़ सकेगा। भी तो यहाँ पे क्या है, थर्ड नियम है, यहाँ पे आपका क्या रहेगा, गति का थर्ड नियम न्यूटन का लगेगा। भी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगेगा। देखो भी पक्षी वायु को नीचे की ओर धकेलता है, लेकिन उस पर कोई समान और विपरीत बल कार्य नहीं करता, तो ये बात बिल्कुल गलत है। पंखों को वायु पर नीचे की ओर धकेलना क्रिया है, और पंखों पर वायु द्वारा किया गया उत्पन्न उत्थान है वो प्रतिक्रिया है, तो ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपका न्यूटन की गति का थर्ड नियम लागू होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। पंखों ने लगाया क्रिया, वायु के ऊपर क्रिया की, और फिर वायु ने उसके ऊपर है वो वापस प्रतिक्रिया की, जिसके कारण पक्षी है वो उड़ सकेगा। भी तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया था, मैं आपको बता चुका था ये पहले भी, मैंने बताया था 2022 के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया, ग्रुप डी के अंदर 2018 में भी पूछा है, और देख लो ये 2024 में भी आ गया। भी बताया था, वैसे क्रिया बताई थी मैंने आपको भी, ये क्रिया भी आप ध्यान में रख लेना, अगर आप कंटिन्यू मेरी क्लासें देखते आ रहे हो तो आपको पता होगा भी मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया था। अब देखो भी जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसे कहते हैं, तो बूझा व चूना, CaOH की ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में धीमी गति से अपक्रिया करके किस यौगिक की एक पतली परत बनाता है, जिसका उपयोग स्पेदी करने के लिए किया जाता है। देखो भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मैंने क्या बोला था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एक प्रकार से यहाँ पे दीवारों के ऊपर स्पेदी करने के लिए इसका यूज किया जाता है। भी अब ये कैसे बनता है, तो ये देख लो भी, कैल्शियम आपके पास में कैल्शियम ऑक्साइड है जिसे अपन बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, और जब इसको जल मिला दें, जब इसके अंदर जल मिला दें तो क्या बनेगा आपके पास में, CaOH की ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना, और प्लस में बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर ऊर्जा बनेगी। भी ये बनता है जब कैल्शियम ऑक्साइड में बिना बुझे हुए चूने में जल मिला देंगे तो बुझा हुआ चूना मिलेगा, और इसको क्या किया जाता है, हमारी दीवारों के ऊपर स्पेदी करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और फिर ये चमक उत्पन्न नहीं करेगा, ये चमक आपने कभी देखा है क्या, अभी जब अपन स्पेदी करें तो हाथों हाथ है वो चमक उत्पन्न हो जाती है, नहीं, 2-3 दिन के बाद में चमक उत्पन्न होती है। वो कैसी होती है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये हमारे वातावरण से क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेगा। भी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेगा और क्या बनाएगा, तो ये बन जाएगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और प्लस में आपके पास में जल H2O, ये क्या हो जाएगा, वाष्पित हो जाएगा। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये है वो चमक उत्पन्न होगी। भी ये क्या करेगा, चमक उत्पन्न करेगा, और ये आपका संगमरमर का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। भी और इसके कारण है वो क्या होती है, चमक उत्पन्न होती है। ये
अब क्रिया मैं पहले बता चुका हूँ, बगैर क्वेश्चन के बताई थी मैंने, और देख लो ये आ गया सिस्टम। तो यहाँ पे चमक किसके कारण उत्पन्न होती है? तो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होती है। कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होती है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। ये आपका क्या होता है? ये आपका बिना बुझा चूना होता है भाई। ये बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना होता है भी। और सीमेंट का याद रखना, सीमेंट का लगभग 50 से 70% भाग है वो सीमेंट का इसी से बना होता है। 50 से 70% भाग कैल्शियम ऑक्साइड से बना होता है सीमेंट का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीजें समझ में आई क्या? तो ये थे अपने क्वेश्चंस। कैसे लगी क्लास? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। दिल से लाइक किया करो भाई, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करो अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है, ताकि पढ़ने और पढ़ाने का मज़ा आए भी। आपको भी पता है भी पढ़ने का मज़ा कब आएगा? जब पढ़ने वाले होंगे। पढ़ाने का मज़ा और पढ़ने का मज़ा कब आता है? जब पढ़ने वाले होते हैं। और पढ़ने वाले कब आएंगे? जब आप अपने दोस्तों के पास में क्लासों को शेयर किया करोगे। तो क्लासों को शेयर कर दिया करो यार, शेयर करने में कंजूसी मत किया करो। मैं यहाँ पे अगर कंजूसी करने लग जाऊंगा तो फिर तो आपका पार्टियां गोल हो जाएगा भी। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे देखो भी प्रत्येक 25 क्वेश्चंस के लिए मैं आपके लिए लगभग 1 घंटे से ऊपर की क्लासें ले रहा हूँ। कभी यहाँ पे ऐसे खड़ा होके तो कोई भाषण तो मैंने दिया ही नहीं है भी, आते ही लग गया पढ़ाने के लिए और 25 क्वेश्चन पढ़ाया और बंद कर दी क्लास को। बस यही प्रोसेस होती है। भी बीच में कोई ये भी नहीं है भी घास सी काटने लग गया, भी बातें करने लग गया, वो भी सिस्टम नहीं है। पूरा एकदम यहाँ पे सुपर फास्ट अपनी क्लासें चल रही है। तो क्लासों को शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लो भी। ठीक है, अब देखो भी रही बात यहाँ पे आपकी पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा भी। टारगेट हब एप्लीकेशन का लिंक आई बटन पर मिल जाएगा, या फिर प्ले स्टोर पे जाओगे तो वहीं पे आपको मिल जाएगा। तो वहां से जाकर के है वो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा भी। और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इन्हीं एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगी भी। तो आज की क्लास में इतना ही भी, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।